बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर क्लास कंप्यूटर साइंस का लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है हमने। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था वो फिक्टोरियल का प्रोग्राम था। आज हम जो है वो नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, नेस्टेड लूप होता क्या है? जो हमारा टॉपिक है मेन, नेस्टेड लूप की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने आपको इससे पहले एक नेस्टेड इफ पढ़ाया था, इफ स्टेटमेंट के हवाले से। तो नेस्टेड इफ ये होता है कि एक इफ कंडीशन के अंदर एक दूसरी इफ कंडीशन लगा देना, वो मेरा बेटा आपके पास नेस्टेड इफ बनता है। अब इसी तरह जो नेस्टेड लूप है, पहले तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी कि अ लूप इनसाइड अनदर लूप। दैट इज कॉल्ड ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? नेस्टेड लूप आ जाएगा। नेस्टेड लूप ये जनाब इसकी डेफिनेशन है, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा देना, ये आपके पास नेस्टेड लूप जो है वो उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर ये मैंने लिखा आउटर लूप, फर्ज किया, ये मैं आपको एज अ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। आउटर लूप यहां पर बॉडी लगाई और यहां पर मैंने लिखा इनर लूप। ये आपके पास क्या आ गया जी? इनर लूप। और इसकी बॉडी लगाई और यहाँ पर कोई भी वो स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पर इनर लूप की बॉडी 1 और यहाँ पर आउटर लूप। ये जो है ये मेरे पास इनर लूप है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है ये आउटर लूप है। एक बात ज़हन के अंदर रख लें कि जो इनर लूप की कंडीशन है वो बुनियादी तौर पे आउटर लूप की कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगेन मैं बता रहा हूं कि जो इनर लूप की कंडीशन होती है, ये जो इनर लूप की कंडीशन है ये आउटर लूप की कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर आउटर लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू है तो तब इनर लूप भी चलेगा। अगर आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स है तो इनर लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बहुत पॉइंट है, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर आपके पास आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप की कंडीशन रन होगी। अगर आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स है तो इनर लूप की भी कंडीशन ट्रू, जो चाहे वो ट्रू भी है फिर भी वो रन नहीं होगी। इससे क्या मतलब है? इससे मुराद क्या है कि जो इनर लूप की कंडीशन है वो आउटर लूप की कंडीशन के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। ओके, अब मैं आपको इसका एक प्रोग्राम करवाऊंगा। प्रोग्राम ये है कि आपने मेरा बेटा स्टैरिक प्रिंट करवाने हैं। वो जो स्टैरिक आपने प्रिंट करवाने हैं उसका पैटर्न आपने सीधा रखना है, और ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। ये पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। अगर आपने मज़ीद इसका जो सिंटैक्स देखना है तो आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि फॉर के बाद इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। चले मैं वो भी अगर कहते हैं तो मैं सिंटैक्स भी लिख देता हूँ। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या बनता है कि फॉर लूप के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आएगा फॉर, उसके बाद आपके पास क्या आएगी? बॉडी, और फिर इसके अंदर एक और क्या आएगा? फॉर। ठीक हो गया जी। फॉर के बाद इसकी बॉडी और स्टेटमेंट, या आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट, और यहां पर इस फॉर की बॉडी क्लोज, और ये मेन फॉर की बॉडी क्या होगी? क्लोज होगी। यानी एक फॉर कंडीशन के अंदर, ये मैंने फॉर के आगे बेशक लिख लें इनिशियलाइजेशन, फिर आपके पास मेरा बेटा क्या आती है? कंडीशन, और फिर कंडीशन के बाद आपके पास आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो है ऑपरेटर आप यूज करते हैं। एज इट सेम प्रोसेस आपने इधर भी यही लिखना है। इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मेरी अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक होती है। इनिशियलाइजेशन, फिर आगे क्या है जी? कंडीशन, और नेक्स्ट आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके, ये चीज आ गई।
ये जनाब आपके पास इसका सिंटैक्स अब मैंने पूरा पूरा जो है वो मेंशन कर दिया। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि एक फॉर की बॉडी के अंदर एक और फॉर मैंने लगा दिया, यानी एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी लगा देना या एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा देना, इसी को मेरा बेटा आप नाम देते हैं नेस्टेड लूप का। और हमारी डेफिनेशन भी इसी कंडीशन पे पूरा उतर रही है। वो कहती है कि अ लूप इनसाइड एन अदर लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा देना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप कहलाता है। अब मैं अपने उस प्रोग्राम की तरफ चलता हूं। वो प्रोग्राम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और कई दफा जो है वो पेपर में आ चुका है। ये डस्टर मुझे पकड़ाइएगा प्लीज, सॉरी। अब प्रोग्राम देखें जी। प्रोग्राम आपके पास ये है कि यहां पर आपने कुछ ये पैटर्न जो है वो प्रिंट करवाना है स्टैरिक का। ये पहला स्टैरिक, ये आपके पास दूसरा, तीसरी लाइन में आपके पास 3 आ जाएंगे, चौथी लाइन में आपके पास 4 आ जाएंगे और 5वीं लाइन में आपके पास 5 आ जाएंगे। ये एक पैटर्न आपने जो है वो प्रिंट करवाना है। अब ये पैटर्न ये कई दफा आ चुका है पेपर में, इसका रिवर्स भी आ जाता है, वो मैं बाद में बताता हूं कि रिवर्स कैसे आएगा, उसको भी हम देखते हैं। पहले इसको देख लें। सबसे पहले दैट्स यू हैव टू यूज द हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। वॉइड में जो मेन फंक्शन है, ये सारी बातें मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूं। यहां पर ओपनिंग डिलीमीटर के बाद आपने लगाया फॉर, और फॉर के बाद यहां पर आपके पास आ जाएगा इंट a इज इक्वल टू 1, ये रखा मैंने, और यहां पर a लेस देन इज इक्वल टू 5, और यहां पर आपके पास आ जाएगा a प्लस प्लस, ये चीज आ गई a प्लस प्लस। इसी तरह एक फॉर, ये यहां पर इस फॉर की बॉडी लगाई, इस फॉर की बॉडी लगाने के बाद अगेन इसके अंदर फॉर कंडीशन लगा दी जो आपके सिंटैक्स के मुताबिक, और यहां पर फिर आपने इंट, मैंने क्या लिखा, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और b लेस देन इज इक्वल टू a, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा b प्लस प्लस, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या किया, ये फॉर की बॉडी लगाई, फॉर की बॉडी लगाने के बाद यहां पर लिखा प्रिंट एफ। क्या आपने प्रिंट करवाना है वो तो आपको नजर आ ही गया। प्रिंट आपने करवाना है स्टैरिक, यहां पर जनाब स्टैरिक आ गए, प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद मेरा बेटा इस फॉर की बॉडी क्लोज की। फिर ये जो फॉर है, पहले आपने एक बात लिखनी, यहां पर प्रिंट एफ एक और यहां पर आपने लिखना है \n। ये \n जो है ये क्यों मैं लिख रहा हूं, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। यहां पर इस फॉर की बॉडी जो मेन फॉर है उसकी बॉडी क्लोज कर दी, और ये मेन फंक्शन की बॉडी ये मैंने क्लोज कर दी। ओके हो गया जी। ये मेन फंक्शन की, ये इस फॉर की और ये इस फॉर की। इस तरीके से आपने जो है वो नेस्टेड लूप का जो प्रोग्राम है वो मेरा बेटा रन करना है। अब देखिए यहां पर आप करेंगे क्या, गौर से आपने इसको देखना है, बहुत ही अहम प्रोग्राम है। सबसे पहले आपने हेडर फाइल यूज की जो कि मेन लाइब्रेरी फाइल है, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। विदाउट हेडर फाइल आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। उसके बाद वॉइड में मेन फंक्शन है, ओपनिंग डिलीमीटर लगाई, फॉर इंट a इज इक्वल टू मैंने 1 रखा, यानी 1 वैल्यू, और a लेस देन इज इक्वल टू 5 क्योंकि हमने इसका पैटर्न 5 तक प्रिंट करवाना है। उसके बाद मेरा बेटा a प्लस प्लस से मुराद है इंक्रीमेंट। अगर मैं a माइनस माइनस लिखता ना तो वो डिक्रीमेंट है, उसका मतलब ये होता है कि एक वैल्यू में कमी आ जाना, और इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि एक वैल्यू बढ़ जाना, यानी इंक्रीज कर देना, 1 इंक्रीज हो जाना। अब ये उसके बाद फॉर लगाया सिंटैक्स के मुताबिक। मैंने यहां पर इनिशियलाइजेशन की, इंट a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इज इक्वल टू 5, a प्लस प्लस, बॉडी लगाई ओपनिंग इस फॉर की, फिर अंदर मैंने फॉर लूप लगा दिया, यानी फॉर बॉडी लगा दी, इंट b इज इक्वल टू 1, b लेस देन इज इक्वल टू a, b प्लस प्लस। उसके बाद मेरा बेटा ये मैंने इस फॉर की जो है बॉडी लगाई,
प्रिंट एफ स्टैरिक क्योंकि प्रिंट करवाने हैं, तो ये स्टैरिक लगाया। उसके बाद इस फॉर की बॉडी क्लोज कर दी। प्रिंट एफ \n का मतलब होता है न्यू लाइन में मूव करना, यानी न्यू लाइन से मूव करना, यानी पहले इधर स्टैरिक अगर प्रिंट हुआ है तो फिर अगली लाइन में चला जाएगा कर्सर, फिर अगली लाइन पे, फिर अगली लाइन पे, फिर अगली लाइन पे। इसके लिए आप \n का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा बेटा आपके पास इस फॉर की बॉडी जो है, इस मेन फॉर की बॉडी ये क्लोज हुई, और उसके बाद ये मेन फंक्शन की बॉडी मैंने ये क्लोज कर दी। अगर मैं मजीद आपको बताऊं तो ये मेन फंक्शन की बॉडी है, ये इस फॉर की बॉडी है, और ये इस फॉर की बॉडी है। लो जी, अब आप इस प्रोग्राम को रन करें। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए ये यहां से आपने ध्यान से समझना है। ये आपके पास हेडर फाइल है void main for int a is equal to 1, a की वैल्यू 1 है, और a जो है वो कहता है लेस देन इज इक्वल टू 5। इससे मुराद ये है कि वाकई a जो है a की वैल्यू छोटी है 5 से। जब a की वैल्यू छोटी है 5 से तो ये अंदर वाली कंडीशन में आ गया, यानी ये बॉडी अंदर आ गई। मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब वो इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इस फॉर में आया तो b की वैल्यू भी क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, और b लेस देन इज इक्वल टू a। b की वैल्यू a से छोटी तो नहीं है, लेकिन b की वैल्यू a के क्या है, बराबर है। जब b की वैल्यू a के बराबर है तो फिर मेरा बेटा यहां पर देखें आपके पास प्रिंट एफ स्टैरिक जो है वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास जब स्टैरिक यहां पर प्रिंट हुआ, अब b की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। पहले b की वैल्यू 1 थी, अब b की वैल्यू 2 होगी। अब जब b की वैल्यू 2 हुई तो फिर ना तो 2 जो है वो छोटा है 1 से, और ना ही 2 1 के बराबर है। तो फिर जो प्रोग्राम आपका ये आ जाएगा एंड होके प्रिंट एफ \n की तरफ। इसका मतलब है कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया, और वो दोबारा वापस जाएगा। पहले a की वैल्यू 1 थी, अब a की वैल्यू क्या होगी, 2। अब a की वैल्यू 2 होगी, ये देखा ना, a का इंक्रीमेंट हुआ। जब a की वैल्यू 2 हुई तो अभी भी 2 5 से छोटा है। जब 2 5 से छोटा है तो वो इसमें आएगा, b की वैल्यू दोबारा से 1 स्टार्ट होगी। हमेशा ये पॉइंट बहुत ही अहम है। b की वैल्यू जब भी मतलब कंडीशन ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे अंदर वाली साइड पे, तो याद रखिएगा आप b की वैल्यू दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि b की वैल्यू सर पहले 2 होगी तो वहां से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं। b की वैल्यू दोबारा से आपने 1 लेना है। तो ये देखें b की वैल्यू 1, अब b जो है वो छोटा है a से, बाकी छोटा है, तो फिर आप स्टैरिक प्रिंट कर देंगे। ये कर दिया, स्टैरिक प्रिंट हो गया। उसके बाद आपके पास फिर b में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, b की भी वैल्यू अब क्या होगी, 2 होगी। जब b की वैल्यू 2 हुई तो 2 छोटा तो नहीं है 2 से, लेकिन बराबर है। जब बराबर है तो फिर वो एक स्टैरिक प्रिंट कर देगा। ये क्या कर दिया। फिर वो जब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट में 3, तो 3 ना तो 2 से छोटा है और ना ही 2 के बराबर है। तो जब ये सिचुएशन आएगी, ना छोटा ना बराबर, तो कर्सर सीधा इधर आएगा। \n का मतलब ये है कि अब कर्सर इधर आ जाएगा। जब इधर आएगा तो दोबारा वापस जाएगा। अब a की वैल्यू पहले 2 थी, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। अगर a, याद रखिएगा, अगर a 3 टाइम है ना, तो b भी आपका कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम। ये जनाब b चल गया 3 टाइम। जब b की वैल्यू आप 4 करेंगे तो 4 ना तो छोटा है 3 से, ना ही बराबर है, तो फिर कंडीशन फॉल्स हुई, वो इधर आएगा। इधर आके ये अगली लाइन पे मूव कर जाएगा, और पहले a की वैल्यू 3 थी, अब a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a का इंक्रीमेंट किया 4 होगी। b की वैल्यू दोबारा से 1 से स्टार्ट होगी। ओके, b की वैल्यू दोबारा से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। ये 4 मतलब पूरा 4 टाइम चलेगी। जितनी आउटर कंडीशन होगी उतनी ही इनर कंडीशन होगी। तो जब 4 टाइम चलेगा तो 4 स्टैरिक प्रिंट हो जाएगी। और जब b की वैल्यू 5 होगी तो 5 ना तो 4 से छोटा है ना ही बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो वो अगली लाइन पे मूव कर जाएगा। जब अगली लाइन पे आया तो b दोबारा से जो है वो, अब अगली लाइन पे आने के बाद दोबारा वापस जाएगा। पहले a की वैल्यू 4 थी, अब a में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो a की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी।
अब जब ए की वैल्यू 5 हुई तो बी भी 5 टाइम चलेगा। बी भी कितने टाइम चलेगा? तो ये देखें आपके पास 1 2 3 4 5 दफा इस तारीख प्रिंट हुए, और जब बी की वैल्यू होगी 6 तो फिर ना तो 6 छोटा है 5 से, ना ही 6 जो है वो बराबर है 5 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई। \n की तरफ आएगा अगली लाइन पे जब आएगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा ए की वैल्यू आप 5 नहीं बल्कि ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब ए की वैल्यू 6 होगी तो ये देखें जी 6 ना तो छोटा है 5 से, ना ही 6 5 के बराबर है, तो आपका प्रोग्राम इधर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ये प्रोग्राम बेटे यही है कि जितनी आपकी जो आउटर कंडीशन है जितनी दफ़ा वो चलेगी उतनी दफ़ा इनर कंडीशन चलेगी। यानी जो बी है, आम लफ्जों में कह रहा हूँ, जो बी है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी दफ़ा ए चलेगा उतनी दफ़ा ही बी चलेगा, और बी की जो कंडीशन है वो आपने 1 से दोबारा अगेन स्टार्ट करनी है। ओके हो गया? फिर जाके ये प्रोग्राम आपसे रन होगा। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम को देखिएगा, ये तो स्टैटिक सीधा प्रिंट हुए हैं। अब पेपर में ऐसे भी आते हैं कि पहले 5 स्टैटिक, पहले 5, फिर आपके पास 4, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 2, और फिर आपके पास लास्ट में 1 रह जाएगा। सर उसके लिए क्या चेंजिंग करनी है? कुछ भी नहीं आपने करना। यहां पर ए की वैल्यू अगर 1 है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ओके, यहां पर अगर ए की वैल्यू 1 है तो आप इसकी वैल्यू कर देंगे 5, और अगर यहां पर a लेस देन इज इक्वल टू 5 है, आप यहां पर a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 कर देंगे, और अगर a प्लस प्लस है आप यहां पर क्या कर देंगे? a माइनस माइनस। लो सर आप देखिएगा, ये अंदर वाली कोई कंडीशन चेंज नहीं करनी, ये सेम रहेगी, इसको चेंज नहीं करना। आप देखिएगा, ये आपके लिए मैं एक असाइनमेंट है। आपका जो प्रोग्राम है स्टैटिक वाला वो रिवर्स जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ओके, तो ये था आज का आपका लेक्चर कंप्यूटर का। स्टैटिक प्रोग्राम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको मेरा बेटा आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगेन एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ कि जितनी दफ़ा आपकी आउटर कंडीशन चलेगी उतनी दफ़ा ही आपकी इनर कंडीशन चलेगी। अगर आउटर की वैल्यू 1 है तो इनर की भी 1 होगी, अगर आउटर की 2 है तो इनर की भी 2 होगी। इस तरीके से यानी आप आम लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जितनी दफ़ा जो आपकी इनर कंडीशन है ना वो बुनियादी तौर पे आउटर कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आउटर कंडीशन जितनी दफ़ा चलेगी उतनी दफ़ा ही इनर चलेगी, और जैसे ही आउटर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो याद रखिएगा इनर चाहे ट्रू भी है उसके बावजूद आपका प्रोग्राम ट्रंकेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक हो गया, स्टॉप हो जाएगा। तो आज का यही आपका लेक्चर था। अगर मेरा बेटा कोई आपका क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।